इस वक्त हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान जो है सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर वो काफ़ी मशहूर हुई हैं। इस मशहूरियत का उनके कारण ये है कि उन्होंने अपनी आप बीती जो कहानी सुनाई है सोशल मीडिया के ज़रिए, और यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी अपील की है कि वो उनकी मदद करें। जैसा कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए जानते ही होंगे कि क्या है पूरा मसला। इस वक्त हमारे साथ हसीन जी खुद मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं अपने शारीरिक शोषण को लेकर, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर अपने निकाह या शादी को लेकर, और जितनी बार इनके साथ शोषण हुआ है उसको लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है और क्या कुछ अब उनका कहना है, हम बात करते हैं सीधे हसीन जी से। हसीन जी, स्वागत है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जी, बिल्कुल मैंने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैंने ऑफ़ कोर्स अपील की है कि जो हमारे देश का लॉ है, अगर वो जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो ऐसे क्रिमिनल्स आए दिन गए क्राइम करते रहेंगे। अभी आपने देखा उन्नाव में जो हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर उस आदमी को जेल हुई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी भी ये इंसानियत है लोगों में, और कोर्ट ने सुना वो बात, जैसे लोग इकट्ठा हुए और सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बात सुनी और उनको सज़ा मिली, तो उस आदमी को, क्रिमिनल को। तो ये उस लड़की के लिए मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम उसको राहत मिली कि चलो ये हुआ। अब उसी तरीके से जैसे मैं विक्टिम हूँ, जैसे मेरे साथ हुआ। 12 साल में मुझे रेप किया गया, अब्बा के जाने के बाद मुझे मारा गया, मेरे बच्चे को मारा गया, फिर मुझे रास्ते में मरने के लिए फेंक दिया गया, फिर मेरा मर्डर करने की कोशिश की। मतलब इतना मुझे परेशान किया। और द थिंग इज़ लाइक कि अब लोग मुझे कहते हैं कि अरे रेप हो गया तो इतना कैसे इंसान कैजुअली बोल लेता है। कुछ कुछ लोगों ने कमेंट भी किए। तो जिसका रेप हुआ वो बेचारी बन के रहे, और जो रेपिस्ट है वो आराम से आज़ादी से ज़िंदगी जिए। मतलब हम बेचारी बन के क्यों रहें? मतलब एक तो हम विक्टिम हैं, ऊपर से हम रोना धोना भी करें। लड़ेंगे ना आके। वो जो लड़की है, जो उन्नाव वाला, मैं इतना खुश हुई। मैंने कहा हम इंस्पायर्ड होते हैं ऐसी लड़कियों से कि लड़की लड़ी, कि मैं थोड़ी बेचारी बन के रहूँगी। जो हो गया गलत तो हो गया, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। तो जो भी औरतों के साथ ये गलत होता है, जो चुप के रहती हैं, क्या होगा? मैं भी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं भी खामोश थी। कहीं न कहीं मुझे भी लगा कि क्या है ये सब बातें। लेकिन आज मैं वापस आई, और जिस तरीके से जो मैंने दरख्वास्त की थी हमारे पीएम से और सीएम से, तो वो चीज़ इतनी वायरल हुई और लोग मुझे अप्रोच किया मीडिया ने, और सारी चीज़ें मैंने बताई। और मुझे खुशी है कि मुझे इस बात की कि आज मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि कहीं आपकी बातें सब जगह पहुंच जाती हैं। और अब मुझे भी अभी जैसे मैं रीओपन कर रही हूँ मेरा केस, तो मुझे बिल्कुल यकीन है अल्लाह पर कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और कोर्ट पे तो अभी जो इंसाफ हुआ है, तो मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। निश्चित तौर पर आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिनों से जो कुछ भी सोशल मीडिया या अखबारों या टेलीविज़न पर चल रहा है, उसका क्या कुछ आपको फीडबैक मिला कहीं से? कि आपने जो अपील की है या अपने केस के बारे में बात की है, कहीं किसी का सपोर्ट आया हो मॉरली तौर पर, कि आपको मानसिक तौर पे मजबूती मिली हो उस हिसाब जी, ये सवाल मुझे और भी चैनल्स ने किए हैं। तो मुझे सपोर्ट, अगर सच बात मैं कहूँ तो अल्लाह का ही है। मुझे अभी तक ऐसा कोई सपोर्ट आया नहीं है। बस अल्लाह ज़रिया बनाएँगे, और ज़रिया बना भी। बस अभी यह है कि जो जो विक्टिम हैं, जिनकी प्रॉपर्टी ले ली गई है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, रेप किया, आइडेंटिटी ले ली गई, और तलाक भी दे दिया, बिना कुछ कोर्ट लेके जाके ट्रिपल तलाक दे दिया। तो वो चीज़ के लिए ऐसा है कि इस वजह से जो जो हम मेरे साथ हुआ है, और भी जो औरतें के साथ या आदमियों के साथ जो भी हुआ है, तो ये कोर्ट के फैसला के बाद, अभी जो किस तरीके से कोर्ट फैसला कर रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि सब बाहर आएँगे, या नहीं आ रहे हैं तो आएँ और बताएँ कि उनकी आपबीती क्या है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर जी, और साथ-साथ मुझे ये भी कहना है कि मैं तो उनको अपील करते रहती हूँ। और डॉक्टर मोहन भागवत जी जो हैं, वो काफ़ी उनके मैं स्पीच सुनती हूँ, भाषण सुनती हूँ, तो काफ़ी अच्छी बातें वो करते हैं। मैंने उनसे भी अपील किया, सर ये सब हमारे देश के सीनियर्स हैं। तो आई वाज़ लाइक कि सर मुझे आप सब लोग सीनियर्स जो हैं, वो एक ऐसा डिसीजन लें कि औरतें
जिनको यूज़ किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, रेप तो एक नेक्स्ट डोर हो गया है, वो चीज़ ख़त्म हो। किसी के साथ भी, और भी आदमियों के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो लॉ इतना स्ट्रिक्ट हो कि लोग क्रिमिनल्स क्राइम करने से पहले डरें कि भाई इसका ये परिणाम होने वाला है। तो इस चीज़ के लिए मैंने उनसे कहा, जैसे कि मैंने कल ही पोस्ट किया था, मैंने उसमें बाला साहब ठाकरे जी को भी याद किया कि अगर वो होते और उनके पास अगर ये मैटर जाता, क्योंकि मुंबई के हैं वो, और ये जब मुंबई की सब चीज़ें आती हैं तो बाला साहब ठाकरे विल नॉट लाइक इट, वो पसंद ही नहीं करते कि हो क्या रहा है ये। तो वो तो फैसला करते, लेकिन अफसोस वो है नहीं। लेकिन जो हैं अभी लीडर्स हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो जनता जाएगी कहाँ, उनके पास ही जाएगी। तो ये मैंने रिक्वेस्ट किया है और आगे भी रिक्वेस्ट करूँगी। इन द लास्ट वही हमारा देश चला रहे हैं। ऐसी बहुत सी केस जब आते रहते हैं हमारे देश में, जैसे निर्भया का केस आया था, अभी अभी रिसेंटली उन्नाव का केस चर्चा में है, तो अक्सर ये डिमांड होती है कि जैसे अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में जो कानून है वैसा कानून बनाया जाए तो यहाँ पर जो है लोग सबक लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, केस चलता है, फिर लोग छूट जाते हैं और फिर बाद में लोग भूल जाते हैं। क्या आपका इशारा इसी तरफ है कि एकदम इसी तरह कानून बनाया जाए जैसे अरब कंट्रीज? जी बिल्कुल, ये कानून तो मैंने होते हुए देखा है, योगी आदित्यनाथ जी को करते हुए देखा है यूपी में। जिस तरीके से उन्होंने बुलडोज़र चलवाया है, जिस तरीके से इनकाउंटर करवाया है, तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि भाई ये तो रफ़ा-दफ़ा करते हैं। लेकिन जब ये उन्नाव वाला मैटर आया, तो वहाँ मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों नहीं किया? उनको तो ऑफ़ कोर्स एनकाउंटर करवाना चाहिए था, ऑफ़ कोर्स बुलडोज़र चलवाना चाहिए था, जो पब्लिक ने भी डिमांड किया, और हम उनको ऐसे ही देखे हैं। जैसे आपने कहा कि जो कंट्रीज़ में हैं, तो उनका तो यही तरीका है। तो वो चीज़ तो मुझे ऐसा लगा, मैंने ट्वीट भी किया था कई साल, 2-3 साल पहले जब बुलडोज़र का हुआ था, कि योगी जी आप मुंबई आ जाइए, मेरे बंगले पे बुलडोज़र चलवा दीजिए ताकि इंसाफ हमें भी मिले। तो ये हाँ, उन्होंने शुरू किया था, बट वो रुके ना बस। ये जो लोग कर रहे हैं गलत, क्योंकि एक चीज़ अगर रुक जाती है तो लोग फिर क्राइम करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि तो रुक गया। तो हाँ, ये कानून जैसे आपने कहा कि हाँ, वो योगी जी को मैंने करते हुए देखा, और ये कानून होना ही चाहिए, बिल्कुल। और सारी चीज़ों में जैसे कानून, आपने कहा कि बुलडोजर एक्शन तुरंत हो जाता है, और लेकिन इस तरह पर जब महिलाओं के अत्याचार होते हैं तो यहाँ कहीं न कहीं हमारे जो सिस्टम है उसमें भी कमज़ोरी झलकती है कि आखिर क्यों लोग इस तरह के कठोर कानून बनाने के पक्ष में एक साथ नहीं आते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, फिर रास्ते सबके अलग हो जाते हैं और बाद में मामला ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि लॉ में लिखा नहीं ना हमारे यहाँ पे। अगर यहाँ हिंदुस्तान का लॉ इतना स्ट्रिक्ट हो जाए कि इसकी सज़ा फांसी है, इनकाउंटर है, तो लोग नहीं करेंगे क्राइम। लोगों को पता है क्या होगा, तारीख पे तारीख मिलते रहेगी। जो मेरे एक्स हस्बैंड को पता है कि डेट मिलते रहेगी, देखेंगे। एक बार भी वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट के लिए कोर्ट में नहीं आया। तो सबको मालूम है कि यहाँ का लॉ ऐसा है। जैसे कि आपने कहा, लॉ को सब अगर स्ट्रिक्ट करने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। पब्लिक को भी तो आना चाहिए ना। आप एक-एक इंसान उठ के आ रहा है, हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को बोलना चाहिए कि सबकी बेटियाँ हैं, सबके बच्चे हैं, परिवार है। कुछ हर किसी तरीके का क्राइम होता है। सब आके बात करेंगे तो क्राइम होने से, जैसे हमारे मुंबई में कितने बच्चे किडनैप हुए हैं, आप मिले भी और ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दीजिए ना। लोग डरेंगे नहीं, भाई इसके तो रास्ता ये एक ही रास्ता है, तो क्यों। लेकिन आप लॉ ही स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो मिस यूज़ तो लोग लॉ का करेंगे और ये क्राइम होते रहेंगे, अगर लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होगा और पब्लिक अगर एक इकट्ठा नहीं होगी तो। इतने सालों से आप अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, तो अगर हम बात करें कि जब आप 12 साल की थीं तभी आपके साथ इस तरह के हादसे हुए थे, तो उस समय जो आपका मामू का परिवार था या आपके एक्स हस्बैंड थे, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन, या अभी कुछ ऐसा कुछ आया है जो उनके बयान आए हों, जब आप एक्टिव है पिछले 15 दिनों से, इस तरह के कोई रिएक्शन? तब तो मेरे हालात भी ऐसे थे, जब मैंने केस डाला था, मम्मी का भी इंतकाल हो गया था। और जब मम्मी मेरी हयात थी, और मैंने कहा भी था कि इनका स्टेटमेंट ले लिया जाए, कोर्ट लेके आया जाए अम्मी को, और डीएनए करवाया जाए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं मेरी माँ ही नहीं है। लेकिन कोई कोर्ट लेके नहीं आया। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं आप, डीएनए कोर्ट लेके आते हैं ना, कि ये इसकी सो एंड सो मदर नहीं, शी इज़ लाइंग। मीडिया को तब बुला लेते हैं, मस्तान साहब की वाइफ हैं वो, उनके लिए मीडिया, मेरे लिए मीडिया आ रही है, जो अभी तक मैं प्रूफ भी नहीं हूँ, ये तो मैं कह रही हूँ। तो वो तो लीगल उनकी वाइफ थी, तो उनके लिए तो मीडिया आ जाती। मीडिया को भी नहीं बुलाया, 1 सेकंड में बोल देती मेरी बेटी नहीं, डीएनए हो जाता। ना ये इनको कोर्ट लेके गए, ना मीडिया बुलाया, ना मुझे डीएनए करने दिया। तो अभी इतने साल, जैसे आपने कहा, गुजर गए, लेकिन मेरी लड़ाई बंद नहीं हुई। अभी डर के मारे इन्होंने मेरे बच्चों के ज़रिए सेटलमेंट की बात भी की, बस वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे थे। देखा उन्होंने कि फाइनेंशियली ब्रोकन है, वो सब नज़र रख रहे थे कि कुछ भी नहीं है इसका सपोर्ट, तो पिलर ही नहीं है।
अब ये साल जब मुझे पता चला, जब उसने कहा कि केस तो बंद हो गया, जब मैंने सेटलमेंट पे ज़ोर लगाया, तब मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने सुसाइड करने के अटेम्प्ट किए कई मर्तबा, फिर उसके पहले भी, तलाक के बाद भी, अभी 2 साल पहले भी। अब जाके मैंने जब रीओपन करने के लिए किया तो कोई आएगा, अभी तो आएगा नहीं वो, क्योंकि अभी तो मीडिया भी आ गई है और मैं हर चीज़ मीडिया के सामने करूँगी, मैं कोई चीज़ छुप के नहीं करूँगी। क्योंकि अब तो मीडिया का सपोर्ट ऐसा हो गया, सोशल इतना वो हो गया है आजकल कि हर चीज़ आप सामने करते हो। और अभी तो मैं सेटलमेंट पे तो जाऊँगी ही नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जैसे सबके लिए क्वेश्चन मार्क हो गई ना, मैं मेरी बेइज्जती हो रही है। लोगों के अरे फेम है, एंटरटेनमेंट के लिए इसको अपना फेम करना है, नाम करना है, ये कोई रेप हो गया है, कोई फेम है क्या? कितनी इंसान वो बात से रोज़ तकलीफ़ में आ रहा है, लेकिन मुझे हिम्मत मिलती है और लड़कियों को देख के कि ये लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती? और जो क्रिमिनल रेप करके आराम से घूम रहे हैं, हँस रहे हैं, तो हम क्यों बेवकूफ़ की तरह रो के बैठे हैं? लड़ेंगे, हमारी लड़ाई है, सज़ा मिलना चाहिए ताकि और क्रिमिनल्स ये सब करे ना। और वो अभी अगर आएगा भी तो ऑफ कोर्स पुलिस विल डील विथ हिम और कोर्ट विल डील विथ हिम। बस कोर्ट से मेरी ये गुजारिश है कि मेरा केस रीओपन हो जाए और मुझे मेरी ज़िंदगी में से एक मौका दिया जाए कि मैं लड़ूँ। और मैं क्यों कोर्ट में जाके खड़े होके लड़ूँ? कुछ इंसाफ के लिए जा रही हूँ ना। तो आई वांट कि यही गुजारिश है कि जज साहब इसको रीओपन करवाएं और मैं आगे लड़ूँ, इनको लाऊं कोर्ट। कब तक आप कब रीओपन के लिए आपने अपील की है या कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कब तक, क्या प्रोग्रेस है उसमें? मेरी मुलाकात लॉयर से होती रहती है, आज भी मैं गई थी। और अभी जैसे कोर्ट खुल जाएगा तो हम रिट फाइल करेंगे, फिर कोर्ट के हिसाब से जब भी वो डेट देंगे और वो करेंगे रीओपन। फिर जिस तरीके से प्रोसीजर होगा, पुलिस में नोटिस जाएंगे, अगेन पूछताछ होगी, सब वापस से होगा। फिर मीडिया की भी मुझे हेल्प ऑफ कोर्स तब तो लगेगी, ताकि मीडिया भी देखे कि कौन आदमी है, कौन क्रिमिनल है, हु इज़ द रेपिस्ट, मर्डरर। तो उसको तो मीडिया कवर करेगी। अभी भी मीडिया वाले काफ़ी लोगों ने उसको फ़ोन किया, मेरे मामा को फ़ोन किया, जो मेरे मामा एक तरफ से मेरे बाप बन के बैठे हैं, सब पैसे लेके बैठे हैं ना, तो उनको भी फ़ोन किया, वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं ऐसे किया, जब सब चोर हैं तो चोर तो बिल में घुसेगा ना, लेकिन कब तक घुसेगा? पुलिस भी तो है अभी। इन्होंने मुझे जब मेरे माइंड में डाला कि पुलिस को हमने पैसा दे दिया है, लॉयर को पैसा दे दिया, मतलब आप कानून के बारे में इतनी गलत बातें कर रहे हैं, तो कानून शुड टेक एक्शन ऑन देम कि ये तो बिंदास कानून के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या ना, अब देखो, अब कीजिए, अब तो मीडिया भी है, अब देखते हैं। मीडिया को ही पूछना चाहिए, पुलिस को पूछना चाहिए कि ये सब क्या हमारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। जब भी केस रीओपन होगा तब फिर वो भागेंगे, तो ऐसे में सेटलमेंट के लिए कुछ कोशिश इस बीच नहीं हुई, जब जब से आपके बयान या आपकी वीडियोस वायरल हुए हैं? नहीं, ऑलरेडी मेरे कितना साल बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, झूठ बोलकर सेटलमेंट की बात। और अभी तो मैं चाहूँगी कि इसे ऐसे सज़ाएँ मिलें कि लोगों की रूह निकल जाए कि भाई सज़ाएँ ऐसे भी होती हैं। तो ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि जैसे मैं परेशान हुई हूँ, जैसे क्वेश्चन बन गया मस्तान साहब की बेटी है, झूठी है, मस्तान साहब की कोई बच्चा नहीं था। एक तो आपको बताना पड़ रहा है कि मैं उनकी बेटी हूँ। सर, कितनी दुःख की बात है कि मेरे पास मेरा प्रूफ़ बर्थ सर्टिफ़िकेट ले लिया गया। तो इतना बड़ा क्राइम, किसी का आइडेंटिटी छुपाना, उसको रेप करके उसकी प्रॉपर्टी ले लेना, उसको मरने के लिए छोड़ देना, तलाक भी दे दी, शादी भी कर ली, मतलब क्या समझ के रखा है? क्या हो रहा है दुनिया में? क्या लॉ है? तो इस वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि सेटलमेंट तो अभी होगा नहीं, और अगेन कि लॉ स्ट्रिक्ट होना और स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी मम्मी बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखती थी, तो आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त मतलब क्या कुछ कनेक्शन है बॉलीवुड से? कैसे आप कर रही हैं काम, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आगे फ्यूचर प्लान आप अपने लिए क्या बना रही हैं? हाँ, मम्मी मेरी एक्ट्रेस थी और पापा भी काफ़ी एक्टर उनके जानते थे, अच्छी दोस्ती थी उनकी। लेकिन मैंने भी अभी, जब मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं पीजी में रहती थी, तो ऑफ़कोर्स लड़कियाँ रहती थी, तो मैं कैटलॉग वगैरह शूट करती थी, छोटा-मोटा काम मैंने किया। एकता कपूर जी का मैंने शो किया है, मैंने पलाश मुंशल जी का शो किया है, कुछ गज़ल किए हैं। तो मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, लेकिन मैं कभी फ़ोकस नहीं कर पाई बिकॉज़ ऑफ़ मेरे केस को लेकर, मेरे खुद के हालात को लेकर। तो अब जाके मैं सच्ची कहूँ तो मैं पूरा कॉन्सन्ट्रेट मेरा केस में ही है, लेकिन ऑफ़ कोर्स घर चलाना है तो मैं इवेंट भी करती हूँ, और मैं एक्टर हूँ तो ऑफ़ कोर्स जो भी आएगा वो तो मैं करते रहूँगी साइड बाय साइड। क्योंकि इतने भी मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं लॉयर को पैसे देके ही क्योंकि आपके अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो यू कैन फाइट। तो अभी ऐसा है कि लॉयर के लिए भी मैंने गवर्नमेंट से अपील की है कि मुझे एक प्रोवाइड करें अच्छा लॉयर आगे की लड़ाई के लिए। स्टार्टअप तो मैं कर दूँगी, आगे भी तो चलनी है लड़ाई।
तो उस वजह से है। तो हाँ, काम तो जैसा आता रहेगा इंडस्ट्री में, ऑफ कोर्स जो भी रोल आएंगे, बीइंग एन एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट। और तो हम मुझे पसंद भी है क्योंकि मम्मा हीरोइन थे तो ब्लड में आ ही गया है। सोचा नहीं था कभी मैं एक्टर बनूंगी, मुझे ओलंपिक्स में खेलना था, होम्योपैथिक डॉक्टर बनना था, लेकिन अब वही चैनल में हम आ गए तो ठीक है, आएगा तो करूँगी इंशाल्लाह। आपने कहा कि बिग बॉस से भी आपको ऑफ़र आया था, तो ये सीज़न तो ख़त्म हो गया है 19, तो क्या जो अगला सीज़न होगा उसमें ऐसी कुछ उम्मीद, या अगर ऑफ़र आता है तो क्या आप जाना पसंद करेंगी, या फिर जैसा गेम होता है बिग बॉस का, एक दूसरे पर लांछन लगाना या और चीज़ें खुल के बाहर आ जाती हैं, उसमें लड़ाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, तो क्या कहना चाहेंगी उसमें? नहीं, मैं तो जो भी कंटेस्टेंट आते हैं वहाँ पे और जिस तरीके से वो लोग खेलते हैं उनको तो हेड्स ऑफ है। मुझसे तो होगा नहीं। हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे इंटरव्यू लिया था, मेरी बेटी का भी इंटरव्यू लिया था। तो पहले मुझे लगा मैं जाऊँगी, फ़ेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो पैसे से मैं अपनी केस लड़ूँगी, लोगों को पता भी चलेगा मैं कौन हूँ। बट बाद में जिस तरीके से मेरे में हिम्मत नहीं हुई, बाद में हाँ किया, पहले ना किया, फिर हाँ किया, फिर ना किया, फिर हाँ किया, बाद में मैंने कहा नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। बिकॉज़ वो गेम ऐसा ही है कि आप इतना लड़ते हो कि आपको जीतना है, वो गेम का कॉन्सेप्ट ही वो है। तो वो मेरे लिए बना नहीं है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, दुनिया से लड़ लूँ मैं बिग बॉस में नहीं लड़ सकती। नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा। हेड्स ऑफ टू देम जो आते हैं उनको तो पावरफुल है वो लोग। मैंने कहा भाई बहुत पावर इम्पैक्ट आता है इनका, लाइक कैसे इनमें पावरफुल लोग कहाँ से पावर लेके आते हैं भाई, डेंजर। तो वो सबके लिए नहीं हो सकता बिग बॉस। क्या कहना चाहेंगी, जैसे आजकल शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान या और जो दूसरे सितारे हैं, जिस तरह से वो अभिनय कर रहे हैं, शाहरुख की बात की जाए तो उन्होंने दोबारा कमबैक किया, सलमान खान का अभी बर्थडे गया है, उन्होंने अच्छे से मनाया है, तो किस तरह से देखती हैं आप बॉलीवुड को और इन सितारों को? ऑफ कोर्स ये तो देखा जाए तो लेजेंड ही है शाहरुख खान साहब, और सब एक्टरों के नाम ले रहे हैं आप। तो ऑफ कोर्स मुझे मुझे ये हमारे टीचर्स हैं, इनसे सीखने मिलता है। चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो, चाहे वो शाहरुख खान साहब हैं, दीपिका पादुकोण हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, आलिया भट्ट हैं, और भी जो एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, सलमान खान साहब, आमिर खान साहब। और आजकल तो इतने एक्टर्स आ गए हैं जो सीनियर आर्टिस्ट, और अभी जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये लोगों से सीखने मिलता ही है ऑफ कोर्स, जिस तरीके से फिटनेस है। और अभी तक दे आर लाइक अ टीचर्स। तो हाँ, मुझे काम तो सब हर किसी के साथ करना है, ऐसा नहीं स्पेसिफिक इनके साथ ही करना है, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट जो मुझे काम मिलेगा, जो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, आई विल डू इट। और हाँ, शाहरुख खान साहब की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। नॉट ओनली कि वो एक्टर हैं, हीरो हैं इस वजह से, वो तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से वो एक इंसान हैं, जिस तरीके से वो बातें करते हैं, जिस तरीके से एक टीचर की तरह मुझे लगता है कि वो हैं, एक प्रोफ़ेसर की तरह बातें करते हैं, तो बहुत सीखने मिलता है। तो मुझे मेरा ड्रीम है, एक्चुअली मेरा ड्रीम है कि मुझे शाहरुख खान साहब के साथ काम करना है। ये मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो। डैडी के आपके जीवन पर फिल्में भी कई बन चुकी हैं। एकता कपूर ने एक फ़िल्म बनाई थी वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, तो वो फ़िल्म बहुत चली भी थी। अजय देवगन साहब ने जिस तरह से किरदार निभाया था, तो आपने फ़िल्म देखी है, आपको कैसी लगी? क्या उसमें खास? मैंने तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था। और जैसे मैंने कहा कि मेरा बंगला जो है जुहू में, उसके सामने ही अजय देवगन सर की ऑफिस थी। तो मैं तो बड़ी हुई उनको देखकर। तो तो जब मैंने मुझे ऐसा लगा कि अरे मुझे तो देखना चाहिए कि अजय सर प्ले कर रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे वो। हाँ, वो फिक्शन था कि, लेकिन एकता कपूर जी ने बहुत अच्छे से पापा को दिखाया। और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, म्यूज़िक बैकग्राउंड देखी है, एवरीथिंग ऑफ द फिल्म वाज़ वेरी नाइस, डायरेक्शन एवरीथिंग। बट हाँ, मुझे अजय जी को ऐसा लगा कि इनसे अच्छा कोई ये रोल प्ले नहीं कर सकता था आज के दौर में। हाँ, अमिताभ जी सब कहते हैं दीवार जी, तो अभी तक ऐसे मुझे पता नहीं कि ऐसा है, लेकिन लोग कहते हैं दीवार मस्तान साहब के। तो हाँ, अमिताभ जी ने बहुत, अगर ऐसा है तो अमिताभ जी ने बहुत अच्छा निभाया था। और अजय जी ने तो ऑफ कोर्स वेरी नाइस। मम्मी और पापा की अगर कुछ यादें हों शेयर करना चाहेंगे कि मम्मी वो भी एक एक्ट्रेस रही हैं, और पापा हाजी मस्तान साहब का भी कनेक्शन बॉलीवुड से काफ़ी ख़ास रहा है, और शायद इसी वजह से वो मम्मी की प्रेम कहानी उनके साथ शुरू हुई। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मधुबाला जी लगती थी वो तो, डैडी उसी में ही। बट जैसे मैंने जो देखा है वो तो दुनिया में सुना है, लेकिन हमने जो देखा है तो कभी ऐसे पापा को हमने देखा नहीं कि
ज़ोर से बातें करना या हा हा हू ही। हम बहुत डरते थे पेरेंट्स से, मम्मी से भी और पापा से भी, कि लिमिट में बात करना है, धीरे बात करना है। जैसे मैं उनको पोएम सुनाती थी, जैसे वो बैठे होते तो खाना अपने हाथ से खिलाते थे, लेकिन मस्ती मजाक नहीं, शांति। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट नहीं थे, खामोश रहो बस, पापा खड़े हैं, ये मम्मी है। मम्मी, पापा से डेंजर मम्मी। पापा तो फिर भी मुस्कुरा दूं, लेकिन मम्मी को से तो सोच समझ के बात करना होता था। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, लेकिन मम्मी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थी, तो उस वजह से थोड़ा सा ज़िंदगी मेरी तहस नहस हो गई। लेकिन उनकी गलती नहीं, जिस तरीके से उनको बताया गया था कि ऑलरेडी रिलेशन रह चुका है, तो वो मेंटेलिटी ऐसी होती है। पापा का स्टैंप लगा हुआ है कि मस्तान की बेटी ने क्या कर दिया ये। उस वजह से मम्मी भी वो शर्मा हजूरी में उन्होंने शादी करवा दी। शादी से भी राज़ी नहीं थी, लेकिन ये सब होने की वजह से करे तो करे क्या। अकेली औरत थी, पूरा ख़ानदान उन पे चढ़ा हुआ था उस वक्त। इस वजह से तो उनकी कोई गलती नहीं है, बट हाँ, लेकिन जैसे कि औरतों से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बेटियों को सुने क्या कहना चाहती हैं, कि ऐसे आंख बंद करके ना करें। अगर वाकई में बच्चे से गलती भी हो भी आती है, तो कोशिश करें कि सॉर्ट आउट करके माफ़ करें, ना कि एकदम छोड़ दें बच्चे को इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ मैंने और सुनी है कि जब हाजी मस्तान साहब का इंतकाल हुआ, उससे पहले चीज़ें काफ़ी अच्छी थीं, इंतकाल होने के बाद चीज़ें थोड़ा-सा बिगड़ती गई हैं। तो क्या आप इसे एक टर्निंग पॉइंट मानती हैं कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो है चीज़ें मन के मुताबिक नहीं हुईं और फिर बदलती चली गईं? बिल्कुल, अब्बा जब तक थे तो मुझे मुझे लगता है मेरी नज़र मेरी ज़िंदगी को मेरी लग गई, क्योंकि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी माशाल्लाह अब्बा जब तक थे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत एक रानी बच्चा कैसा रहता है वैसा था, क्योंकि बहुत प्यार से, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी मैं, बहुत स्टबर्न चाइल्ड थी, क्योंकि बहुत लाड सब लोग करते थे। लेकिन अब्बा के जाने के बाद ही, जब मेरी फर्दर स्टडी लंदन में होने वाली थी और उसने नज़र रखी कि भई ये तो लंदन चले जाएँगे तो गया हाथ से, तो ये सब रेप अटेम्प्ट करना। जैसे मेरे मामा का बेटा वहाँ पे मौजूद था, अभी तक उसने इंटरव्यू दिया ही नहीं कि आई वाज़ देयर, जिसने बचाया था इसको। 1 साल छोटे हैं मुझसे, आई डोंट नो कैसे वो आया नहीं। और इतने न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे हैं तब भी वो आया नहीं। मेरे मामा खुद नहीं आए कि हाँ भई, हमें झूठ बोलने के लिए फ़ोर्स किया गया था, हमें डराया गया था कि जो फ्लैट मेरी मम्मी ने दिया है, तो कुछ कागज़ात हैं इसके पास, तो ये ऐसा कहता है। लेकिन लोग कहते हैं ये सब पैसे मिल के खा रहे हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं सही हूँ, मेरे मामा कहते हैं नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तो आप आइए मीडिया में बात कीजिए कि मुझे फ़ोर्स किया गया। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि मुझे फ़ोर्स किया है, इसलिए मुझे बताना पड़ा इस तरीके से। तो आइए तो बोलिए ना, अभी तो मीडिया है, अभी किस बात का डर है आपको? कौन आपको कुछ करेगा? मीडिया में बोलिए कि मुझे फ़ोर्स किया गया था, अगर आप सही हैं तो आके बोलिए। कोई नहीं आया अब तक। और मेरे एक्स हस्बैंड जो हैं रेपिस्ट, वो तो एक बार भी आज शादी करके बैठा है। वो मैंने उसकी बीवियाँ नहीं आ रही हैं, जिन्होंने केस किया था। मैंने कितना कहा, इंदौर से है, हैदराबाद से है, पुणे से अभी है, लड़का है पुणे वाली का। तो कितने बार मैं तो कह रही हूँ, आ ही नहीं रही हैं, तो मैं क्या करूँ? पता नहीं क्यों चुप बैठी हैं। क्या उनको भी वो भी शायद इन्वॉल्व हैं कि पैसे ले लिया गया है? क्योंकि इंसान सोचे तो सोचे क्या, 10 बातें आती हैं ना ख्याल, कि क्यों आके नहीं बात कर रही हैं? आपके साथ बुरा हुआ है, केस भी किया था आप लोगों ने, दे शुड कम एंड टॉक एवरीवन। मामा हो, ये हैं, जो भी है। वो रेपिस्ट खुद ही नहीं आ रहा। मैंने जैसे कहा कि रिपोर्टर्स कॉल कर रहे हैं, ही इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल। एक आखिरी सवाल, अपने केस को लेकर क्या कुछ अपील के तौर पर कहना चाहेंगी? चाहे वो पीएम से आप दोबारा अपील करेंगी, या फिर यहाँ के सीएम से अपील करेंगी, या फिर गृह मंत्री जी से कि कानून को लेकर जो है सशक्त बनाएं? एक आखिरी अपील क्या कहेंगी फिर से? मैं यही कहूँगी कि लॉ स्ट्रिक्ट कीजिए, और लॉ स्ट्रिक्ट रहेगा तो, और केस के जो डेट्स आते हैं उफ, जल्दी जल्दी आए, तारीख पे तारीख ना मिले, क्योंकि डेट्स में ही ज़िंदगी निकल जाती है। तो अगर एक लिमिट दिया जाए कि इतने दिनों में केस का रिज़ल्ट आना चाहिए, और सारे विक्टिम अक्यूज़ हमें चाहिए कोर्ट में, अगर ये कर दें तो सब, मैंने जैसे कहा कि कोई क्राइम करेगा नहीं, और क्रिमिनल्स जो भी भाग रहे हैं, अगर कह दिया कि इतने दिनों में एक लिमिट वी नीड, कि जो भी जिसने केस डाला है, जो अक्यूज़ हैं, जो विक्टिम है, वॉटएवर जो भी है, हमें इसका फ़ैसला चाहिए इतने दिनों में। तो ये मैं गुज़ारिश करना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जी से, लॉ मिनिस्टर से, कि भाई वो इस पे ध्यान दें हमारे लॉ पे, और
ये चीज़ हो ताकि हम सबको इंसाफ मिले। ज़िंदगी निकल गई है और निकल जाती है लोगों की। मैं तो 41 की हो गई हूँ। अब थोड़ी कब तक लड़ूँ मैं? ये कोई मज़ाक थोड़ी है। लोग आप आते हैं, मीडिया आती है, इंटरव्यू लेते हैं, कोर्ट जाते हैं, लेकिन मेंटली ट्रॉमा तो मैं इसमें जा रही हूँ ना, लोगों के क्वेश्चन, लोगों की बातें क्यों मैं सुनूँ? क्या लेना देना मुझे? ये सब, मैं अपना ज़िंदगी आराम से जीना चाहती हूँ। हम सबको ज़िंदगी आराम से जीना है, लेकिन ये सब बातें कोई अच्छी बातें हैं क्या? रेप की बातें ये कर रहे हैं, हुआ है तो क्या करें? पापा का नाम छुपा दिया गया, तो क्या करें? इंस्टेड ऑफ पब्लिक आने के बजाय ऐसे-ऐसे कमेंट लिखती है। मैंने कहा अभी क्या ही बोलूँ मैं, तो ऐसे क्रिमिनल्स को और मौका मिलता है कि चलो अरे वाह! ये तो तमाशा बन रहा है। लेकिन मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा लड़कियों को देख रही हूँ अपने लिए लड़ रही हैं, जंग लड़ रही हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं? हम इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ ना, किसी की तो फँसा रही हूँ क्या? मेरी प्रॉपर्टी मेरी, सब कुछ तो मेरा ही है। किस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ मैं? ऐसा तो नहीं कि उसका कुछ है तो मैं उसके लिए लड़ रही हूँ। हर चीज़ तो मेरी लेके बैठा है। लड़ाई किसके लिए कर रहे हो? लोग कहते हैं प्रॉपर्टी, अरे मेरा प्रॉपर्टी तो मेरी है, घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो लड़ाई किस उसका क्या है? मैं तो सज़ा दिलाना चाहती हूँ उसको, सज़ा मिले। सेटलमेंट के लिए भी जब बात की तो तमाशा ना बने, उसने उसमें भी मेरा टाइम वेस्ट किया, मतलब कितना बड़ा क्रिमिनल है ये। ऐसे आदमी को सज़ा कैसे नहीं मिल रही है? इतनी हमारे बहू-बेटियों के बीच में ऐसा क्रिमिनल घूम रहा है, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, वो क्रिमिनल आराम से घूम रहा है। How can he live in our country also or between us? Not right. They should be behind bars और जेल होना चाहिए जल्द से जल्द ऐसे लोगों को। अगर कुछ छूट गया हो तो कुछ और कहना चाहें अगर आप अपनी तरफ से? नहीं, मैं तो बस, मेरी लड़ाई तो मेरे इंसाफ के लिए है, तो मैं वही कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, दैट्स इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए इन 24 न्यूज़ की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से इंसाफ मिले। ये थी मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान साहब की बेटी हसीन मस्तान, जो हमसे बातचीत कर रही थी। कैमरामैन एफ एस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।